वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर और आज बात करेंगे फिल्म शक्ति की जो 1982 में रिलीज हुई थी। और इसके रिलीज के वक्त मीडिया ने इसे क्लैश ऑफ टाइटंस कहा था। क्यों? क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार, इंडिया के दो बड़े महानायक, एक साथ एक फिल्म में पहली बार नजर आ रहे थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने। और इसमें अमिताभ और दिलीप कुमार के अलावा राखी गुलजार, स्मिता पाटिल और एक छोटे से रोल में अनिल अनिल कपूर भी दिखे थे। फिल्म का बज़ काफ़ी ज़्यादा था, ऑब्वियसली, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार 2 एक साथ एक फ़िल्म में नज़र आएँगे। लेकिन इतने बज़ के बावजूद शक्ति जो है वो बॉक्स ऑफिस पे उतना बड़ा सक्सेस नहीं बन पाई थी, जैसा कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि एक तो ये रमेश सिप्पी की फ़िल्म थी, जिन्होंने शोले बनाई थी, तो लोगों को लगा था कि ये भी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस मुश्किल कास्टिंग को, क्योंकि अमिताभ और दिलीप कुमार को पहली बार रमेश सिप्पी ने कैसे कन्विंस किया एक साथ एक फ़िल्म में आने के लिए। फ़िल्म की कहानी लिखी थी सलीम जावेद ने। और सलीम जावेद दोनों ये मानते थे कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर इन बाद नहीं, अमिताभ बच्चन के अलावा अगर वो सबसे ज़्यादा किसी एक्टर को एडमायर करते थे, तो वो थे दिलीप कुमार। और अमिताभ बच्चन भी यही कहते थे कि अगर इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्हें सबसे ज़्यादा कोई एक्टर पसंद था, तो वो दिलीप कुमार थे। इनफैक्ट दिलीप कुमार ही इंस्पिरेशन थे अमिताभ बच्चन के एक्टिंग करने के लिए। तो हुआ ये कि 1973 में जब ज़ंजीर रिलीज़ हुई थी, तो ज़ंजीर सलीम जावेद ने पहले दिलीप कुमार को भी दिखाई थी। दिखाई इन द सेंस, मतलब स्क्रिप्ट दी थी और अप्रोच किया था करने के लिए। लेकिन दिलीप कुमार ने कहा था कि ये जो रोल है थोड़ा ये वन डायमेंशनल है, जो एक्टर है वो हमेशा गुस्से में ही रहता है, तो मेरे परफॉर्मेंस का स्कोप जो है वो थोड़ा कम है। तो इस वजह से दिलीप कुमार ने ये फ़िल्म नहीं की थी। हालाँकि जब बाद में, बहुत साल बाद, जब शक्ति में वो दिलीप कुमार इनके साथ काम कर रहे थे, तो उस वक़्त मीडिया से बात करते हुए किसी ने पूछा था कि आपको कभी कोई फ़िल्म छोड़ने का अफ़सोस है अपने करियर में? तो दिलीप कुमार ने 3 फ़िल्मों का नाम लिया था। एक थी प्यासा, एक थी बैजू बावरा और एक थी ज़ंजीर। क्योंकि दिलीप कुमार को इस बात का रिग्रेट था कि उन्होंने ये फ़िल्म नहीं की थी। जब ज़ंजीर रिलीज़ हुई थी, उसके बाद एक बार प्रेस से बात करते हुए सलीम खान ने कहा था कि दिलीप कुमार के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो हमेशा अपने कैरेक्टर पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, नॉट द फ़िल्म एज़ अ होल। और ये बात उन्हें बोलने वाला कोई नहीं है। और एक दिन आएगा जब दिलीप कुमार समझेंगे कि हम लोग ज़ंजीर के थ्रू क्या कहना चाह रहे थे। और फिर वही हुआ जब ज़ंजीर के टाइम पे जब दिलीप कुमार ने प्रेस से बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे ज़ंजीर ना करने का अफ़सोस है। तो ख़ैर इस तरह से ये सब चीज़ें होती रहती थी। कई बार कुछ लोग समझ नहीं पाते स्क्रिप्ट को और छोड़ देते हैं। और इसी तरह से किसी नए लड़कों को ब्रेक भी मिल जाता है। अमिताभ बच्चन का करियर बन गया ज़ंजीर के बाद। तो शक्ति बनने की कहानी क्या थी? हुआ ये था कि रमेश सिप्पी ने शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बनाने के बाद जो अगली फ़िल्म बनाई थी शान, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। देखिए, अगर बॉक्स ऑफिस के नंबर से और कलेक्शन से अगर देखोगे तो आप शान हिट है, ऐसा नहीं है कि वो उसको लॉस हुआ था। लेकिन उसका कंपैरिज़न हमेशा शोले से होता था। तो वो अगर मान लीजिए कि 2 करोड़ की फ़िल्म थी और वो 4 करोड़ कमाई है तो वो हिट। लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि 2 करोड़ का होने के बावजूद वो फ़िल्म 20 से 25 करोड़ कमाती, तब उसे हिट माना जाता। तो अलग-अलग तरीका है। लेकिन हाँ, शान उस लेवल पे खड़ी नहीं उतरी थी। तो रमेश सिप्पी इस बात से थोड़े डिसअपॉइंटेड थे और उन्हें ज़रूरत थी एक बड़ी हिट की। और इस बार वो ऑडियंस को ऐसा कुछ देना चाहते थे, जो कि पहले कभी इंडियन ऑडियंस ने नहीं देखा। और उसमें क्या हो सकता है? उसमें यही हो सकता है कि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार को एक साथ एक फ़िल्म में ले आओ। तो यही किया उन्होंने, सलीम जावेद को अप्रोच किया। तो उस वक़्त 1974 में एक तमिल फ़िल्म आई थी, उसका नाम था थंगा पथक्कम। हिंदी में उसका मतलब होता है गोल्ड मेडल। और इस फ़िल्म के हीरो थे शिवाजी गणेशन। और वो फ़िल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक ईमानदार पुलिस वाला है और वो फ़िल्म के क्लाइमैक्स में अपने ही बेटे को, चूँकि वो क्रिमिनल बन गया है, तो उसे वो गोली मार देता है। और इस बहादुरी के लिए, इस ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए उसे सरकार की तरफ से आखिरी में गोल्ड मेडल मिलता है, जैसा कि फ़िल्म का नाम था। तो इसी कहानी को सलीम जावेद ने हिंदी में क्रिएट करने, इसके अराउंड स्क्रिप्टिंग स्टार्ट की। और जो फ़िल्म थी थंगा पटक्कम, वो आउट एंड आउट शिवाजी गणेशन की फ़िल्म थी। और उसमें जो बेटे का रोल किया था वो किसी लेसर नोन एक्टर ने ही किया था।
तो इस बार भी ये हुआ कि जब सलीम जावेद ने भी ये कहानी लिखना स्टार्ट किया तो सारा फोकस दिलीप कुमार के कैरेक्टर पे था। और जो सेकंड लीड है उसके लिए पहले उन्होंने सोचा था कि राज बब्बर को लेंगे, क्योंकि राज बब्बर उस वक्त उतने बड़े स्टार नहीं थे। सिर्फ एक फिल्म उनकी जो हिट हुई थी इंसाफ का तराजू, और उसमें वो नेगेटिव रोल में थे। उस रोल की वजह से काफी उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म भी था। तो इन लोगों ने सोचा कि राज बब्बर को ले लेते हैं। ये मैं इनिशियल स्टेज की बात बता रहा हूँ, अभी अमिताभ बच्चन उसमें आए नहीं थे, फिल्म के स्कीम ऑफ थिंग्स में थे नहीं। तो जब इन्होंने कहानी को और डेवलप किया तो सलीम जावेद को लगा कि ये जो सेकंड कैरेक्टर भी जो है जिसके लिए हमने राज बब्बर को लिया है, वो उस कैरेक्टर में भी पोटेंशियल है, और अगर इसे और बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए तो ये एक अच्छा फादर वर्सेस सन का क्लैश बन सकता है। क्योंकि जो तमिल फिल्म थी वो तो पूरी की पूरी सारा फोकस उसमें बाप के कैरेक्टर पे ही था। तो इस फिल्म की कहानी लिखने समय दोनों ने सोचा कि इसमें बेटे की कैरेक्टर को भी थोड़ा सा और मीट देते हैं, सब्सटेंस देते हैं, तो ये फादर एंड सन का अच्छा क्लैश बन सकता है, जैसा कि इन दोनों ने पहले दीवार में क्रिएट किया था। तो फिर राज बब्बर ने कहा भी था कई इंटरव्यू में कि मुझे तो पहले शक्ति के लिए लिया गया था लेकिन बाद में मुझे हटा दिया गया। तो ये थी उसकी कहानी। हालांकि अलग अलग कहानियां आपको अलग अलग लोग बता सकते हैं, सब अपने अपने सोर्स के थ्रू। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये रिटन बाय सलीम जावेद जो बुक है उसमें ये बात मेंशन किया है सलीम जावेद ने। तो अब जो राइटर जो कह रहा है मैं उसकी बात को बताऊंगा तो वो ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा, ना कि इधर उधर के सोर्सेज से बात सुन करके। और राज बब्बर का भी अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि मुझे जबरदस्ती निकलवा दिया गया सब चीज। इसको मैं ज्यादा वेरीफाई नहीं करूंगा क्योंकि किताब में जो लिखा है मैं वो आपको बात बता रहा हूँ। तो राज बब्बर को इस तरीके से फिल्म में रिप्लेस किया अमिताभ बच्चन से, और रमेश सिप्पी भी खुश हो गए कि चलिए बढ़िया है, इस मूवी में पहली बार अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार एक साथ आ जाएंगे। तो इस बार जो इसकी जो कहानी वो डेवलप की गई, वो अगर आपने देखी है कि कैसे दिलीप कुमार जो हैं, एसीपी अश्विनी कुमार, वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, उनके बेटे को स्मगलर्स किडनैप करके ले जाते हैं। और जो दिलीप कुमार हैं वो अश्विनी कुमार, वो अपने बच्चे की भी जान सैक्रिफाइस करने को तैयार है, लेकिन वो क्रिमिनल्स की बात नहीं मानते और एक अरेस्टेड स्मगलर को नहीं छोड़ते हैं। और ये बात धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर वो घर कर जाती है कि मेरा बाप जो है वो मुझसे प्यार नहीं करता, और यही वो अंदर जहर भरते जाता है, जो कि जवान होने तक उसके अंदर ये एहसास घर कर जाता है कि मेरा बाप जो है वो ड्यूटी को ज्यादा तवज्जो देता है मेरी लाइफ से ज्यादा। और फिर अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर जब वो बड़ा है वो होता है तो वो भी स्मगलर्स के गैंग में शामिल हो जाता है, और फिर दोनों में क्लैश होते हैं, और लास्ट में जैसा तमिल फिल्म में था उसी तरह से इसमें भी दिलीप कुमार जो है वो अमिताभ बच्चन को गोली मार देते हैं। तो ये तो कहानी थी। इसमें जैसा मैंने बोला कि दीवार के एलिमेंट्स बहुत सारे थे। अगर आप दीवार आपने देखी है तो दीवार, मदर इंडिया, गंगा जमुना, तो ये अगर सारी फिल्में आपने देखी है तो आपको शक्ति बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लगेगी। और कहीं ना कहीं जो शक्ति का जो ल्यूकवार्म बॉक्स ऑफिस रिस्पांस था वो इसी वजह से था, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद हमने ये कहानी ऑलरेडी बहुत बार देख ली है। दीवार में जो दो भाई हैं वो शक्ति में बाप और बेटा बन गए हैं। मतलब कानून के एक तरफ बाप है, कानून के दूसरी तरफ बेटा है। तो यही से उस समय क्रिटिक्स को भी लगने लगा कि अब जो सलीम जावेद है उनके पास नया कुछ कहने को नहीं है, इनकी सारी स्क्रिप्ट जो है वो आउटडेटेड होने लगी है। तो ये एक रीजन था कि शक्ति फिल्म हिट है, लेकिन वो जो होता है ना जादू छा जाना बॉक्स ऑफिस पे, वो शक्ति वो कमाल नहीं कर पाई थी। अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखो तो सब लोग कह देते हैं, बहुत ही स्वीपिंग रिमार्क पास कर देते हैं कि दिलीप कुमार जो है वो तो अमिताभ बच्चन को खा गए। जो इस तरीके की जो भाषा होती है, जो लोग है, अमिताभ बच्चन तो कुछ भी नहीं है दिलीप कुमार के सामने, सब कुछ दिलीप कुमार का ही था। लेकिन जावेद अख्तर से अगर आप पूछोगे तो वो कहते हैं कि नहीं, लोग का ये नजरिया गलत है, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस वक्त बहुत बड़े सुपरस्टार थे और वो चाहते तो फिल्म पे अपने स्टारडम को हावी होने दे सकते थे। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि वो एक बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, और जो बाप जो है वो हमेशा ही बेटे से बेटर होगा, कन्वेंशनल थॉट अगर आप लगाओगे तो इस वजह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को थोड़ा अंडर प्ले भी किया। और कई सारे सीन्स के बारे में जैसे हमने भी देखा है फिल्म को, और उसके जो एक सीन है जहाँ पे अगर आप देखोगे कि वहां पे आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार दोनों ऑलमोस्ट एक लेवल के ही परफॉर्मर है। जब वो सीन है जहाँ वो राखी की डेड बॉडी पड़ी हुई और अमिताभ बच्चन आते हैं और दिलीप कुमार वहां बैठे हुए हैं और अमिताभ बच्चन
उनको देखते हैं और पुलिस उनको लेकर के आई है। उस सीन का 4 पेज का डायलॉग था, लेकिन अमिताभ बच्चन के कहने पर ही वो सारे डायलॉग्स हटा दिए गए और बिना डायलॉग के वो सिर्फ साइलेंट सीन है, सिर्फ एक्सप्रेशन पे वो सीन को बनाया गया है, दोनों बाप और बेटे एक-दूसरे को देख रहे हैं और बहुत कुछ वो सीन कह रही है। और उसमें आपको समझ में आएगा कि अमिताभ बच्चन जो है वो किसी भी मामले में दिलीप कुमार से ऐसा नहीं है कि कम है और अमिताभ बच्चन के अंदर भी वो वर्सेटैलिटी है। और जब ये कहानी सुनाई भी गई थी अमिताभ बच्चन को, तो जावेद अख्तर और सलीम खान ने दोनों ने कह दिया था कि देखिए ये फादर एंड सन का कैरेक्टर है, तो 19-20 रहेगा और आपका रोल थोड़ा 19 रहेगा ही। लेकिन ये अमिताभ बच्चन की ही महानता कहो या फिर हम्बलनेस है कि भाई ठीक है, वो ऑब्वियसली वो फादर है तो वो मेरे से तो एक लेवल ऊपर ही रहेंगे। उन्होंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कि नहीं मेरे सीन्स ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए या मैं डायलॉग बाजी में मैं इनको पछाड़ दूँ, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने उस रोल को एक्सेप्ट किया और इस बात के लिए सलीम और जावेद दोनों अमिताभ बच्चन की काफ़ी तारीफ करते हैं कि अपने स्टारडम को वो इस फ़िल्म के बीच में नहीं लेकर के आए। और ये भी एक वजह थी क्योंकि जब सलीम और जावेद से एक बार पूछा गया कि आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी फ़िल्म में कास्टिंग गलत हो गई है? तो वो शक्ति का ज़िक्र करते हैं। वो कहे कि शक्ति में चूँकि उस वक़्त जिस वक़्त शक्ति रिलीज़ हुई थी, उस वक़्त अमिताभ बच्चन अलग-अलग तरह के रोल कर रहे थे, उनकी सारी फ़िल्में हिट हो रही थी। और उसमें चूँकि अमिताभ बच्चन का जो क्रेज़ था उस वक़्त बहुत ज़्यादा था। दिलीप कुमार तो पुराने ज़माने के एक्टर थे और वो टाइम ऐसा था जब लोग अमिताभ बच्चन को ज़्यादा देखना चाहते थे। तो अमिताभ बच्चन को हमने चूँकि अंडर प्ले करवाया, उस वजह से लोगों को शायद अमिताभ बच्चन को उस रोल में देखने में मज़ा नहीं आया। अमिताभ के फैन नाराज़ हो गए कि यार ये अमिताभ ने वो कमाल नहीं किया, जो उस तरह के ऑडियंस होते थे। एक्चुअली पहले होता भी था, तो मैच्योरिटी थोड़ी कम थी ऑडियंस में। तो सबको ज़्यादा डायलॉगबाज़ी देखने का मन था और अमिताभ बच्चन की तरफ से और तो अमिताभ के फैन थोड़ा लेट डाउन हो गए थे उस फ़िल्म से और ये एक वजह जो सलीम खान ने भी कही कि मेरे से वो कास्टिंग में गड़बड़ हो गई। अगर मैं अमिताभ बच्चन को नहीं लेता, लिया तो इन्होंने ही था। अगर वो नहीं लेते, तो शायद शक्ति का रिस्पॉन्स कुछ और हो सकता था, क्योंकि फिर वो आउट एंड आउट दिलीप कुमार की फ़िल्म हो जाती। तो और जो राज बब्बर थे, उनका उस तरह का कोई क्रेज़ तो था नहीं। तो यहाँ पे चूँकि अमिताभ बच्चन के फैन थोड़ा लेट डाउन हो गए, इस वजह से शक्ति का जो कमर्शियल एस्पेक्ट जो है, वो थोड़ा-सा उस लेवल का नहीं कर पाया। तो ये कहानी थी। उस सीन के बारे में कई बार सभी लोग तारीफ करते हैं, इनफैक्ट जावेद अख्तर, सलीम खान भी। और अभी रिसेंटली कौन बनेगा करोड़पति में जब फरहान अख्तर के साथ जावेद अख्तर आए भी थे, तो वो सीन प्ले कराया गया था और दिखाया गया था और जावेद अख्तर ने बताया था कि ऑडियंस को ये सीन देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अमिताभ बच्चन क्यों अमिताभ बच्चन है। शक्ति से मेकिंग के टाइम की ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके जो प्रोड्यूसर हैं मुशीर रियाज, फ़िल्म रिलीज़ से पहले ना किडनैपिंग हो गया था और गैंगस्टर पठान गैंग उस वक़्त थे और पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग में टसल चलता था। और उस वक़्त पठान गैंग ने मुशीर जो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे, उनको किडनैप कर लिया था। हुआ ये था कि मुशीर के एक सेक्रेटरी थे और वो सेट पे कई लोगों से कहते थे कि मुशीर साहब के पास करीब 20 लाख रुपए का ब्लैक मनी है, कुछ ऐसा है। और ये बात धीरे-धीरे कहीं से तो पठान गैंग को पता चल गई। तो एक दिन जब मुशीर साहब जा रहे थे फ़िल्म के सेट पे, तो रास्ते में ही पठान गैंग के लोगों ने मुशीर साहब को किडनैप कर लिया। और मुशीर साहब के पास तो गन भी थी, लेकिन वो निकाल नहीं पाए और उनको किडनैप करके ले गए, 2-3 दिन तक रखा, खूब मारा और 2 या ढाई लाख रुपए उनसे निकाल लिया और फिर उनको छोड़ दिया गया। मुशीर साहब दिलीप कुमार से मिले, उनको ये सारी बातें बताई कि मुझे ऐसा-ऐसा किडनैपिंग किया गया था, आँख पे पट्टी बाँध के लेके गए थे। तो दिलीप कुमार ने कहा कि आपको इस बात को पुलिस में बतानी चाहिए। तो ये दिलीप कुमार के कहने पे मुशीर जो हैं वो कमिश्नर से मिले। ये जो मैं आपको इनफैक्ट बता रहा हूँ, ये उस समय के फॉर्मर एसीपी थे मधुकर ज़ेंडे। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बात बताई थी। हुसैन ज़ैदी जो फ़ेमस ऑथर हैं, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहानी बताई थी कि जब दिलीप कुमार ने मुशीर को कहा कि आप जाके पुलिस से मिलिए, तो मुशीर इनके पास गए और फिर इन्होंने पूछा कि आपको कहाँ लेके गया था किडनैप करके? तो वो बोले कि मुझे तो आँख पे पट्टी बाँध के लेके गए थे, मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों के नमाज़ पढ़ने की वो आवाज़ें आती थी। तो फिर समहाउ किस तरीके से पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके उस जगह पे पहुँची और जो पठान गैंग के मेंबर थे, उनको पकड़ा। और इसी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये जो पठान गैंग के लोग हैं, इन्होंने ही दाऊद इब्राहिम के भाइयों को मारा है। और इनके गैंग में चूँकि उस वक़्त पैसे की कमी थी, इसलिए उन्होंने मुशीर को किडनैप किया था।
और पुलिस गई थी वहाँ पे पठान गैंग को पकड़ने, क्योंकि किडनैपिंग का केस था, और वहाँ जाकर के पता चला कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के भाई को मारा। तो एक तरीके से एक केस सॉल्व करने गए थे, 2 केस सॉल्व हो गए। एक तीर से 2 शिकार हो गया। उसके बाद जब मुशीर को बताया गया कि भाई अरेस्ट हो गए हैं, तो फिर मुशीर ने अपने अकाउंट से कुछ पैसे देना ऑफर करना चाहा पुलिस को, एज अ ग्रेटिट्यूड, कि आपने हमारा पैसा रिकवर करवा दिया, तो ये 20,000 या समथिंग कुछ ऐसा अमाउंट था। लेकिन जो जेंडे साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, बस आप एक चीज कर दीजिएगा कि हमारी पूरी जो बॉम्बे पुलिस, हमारी जो स्टेशन के लोग हैं, इनके लिए आप शक्ति का एक स्क्रीनिंग रखवा दीजिएगा फ्री का। और मुशीर साहब मान गए, और इस तरह से जब शक्ति रिलीज हुई तो एक एक स्क्रीनिंग रखवाया गया स्पेशली ये बॉम्बे के पुलिस वालों के लिए, और उसमें खाना वाना भी फ्री था, और पुलिस वालों ने जाकर के वो फिल्म एंजॉय किया। फिल्म फिल्म तो वैसे बहुत अच्छी है। कल्ट इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि जो अमिताभ और दिलीप कुमार के जितने भी सीन्स हैं बहुत पावरफुल है, और नॉट जस्ट अमिताभ दिलीप कुमार के, इवन स्मिता पाटिल या राखी के का अगर आप कैरेक्टर देखो, राखी को उस वक्त मना भी किया गया था कि आप ये फिल्म मत कीजिए क्योंकि आप अमिताभ बच्चन की माँ बन जाएंगी। तो और चूंकि उस वक्त आप उनकी और 2 फिल्में जो हैं, बेमिसाल और बरसात की एक रात, ऑलरेडी थिएटर में चल रही थी, जिसमें वो उनके ऑपोजिट थी। तो सबने समझाया था उन्हें कि ये करियर का सुसाइड हो सकता है, लेकिन राखी ने कहा कि नहीं, उन्हें रमेश सिप्पी पे भरोसा था, उन्हें स्क्रिप्ट पे भरोसा था कि नहीं, स्क्रिप्ट में पावरफुल रोल्स हैं, और ये किसी को भी एक हीरोइन के लेबल लगा करके अगर हीरोइन कोई एक्टर रह जाए तो फिर उसकी पर्सनैलिटी कहाँ जाएगी। तो उन्होंने वो रोल किया, और बहुत ही शानदार रोल भी है राखी का। बहुत सारे सीन्स अगर आपने नहीं देखे तो शक्ति देखिए, मैं सारे सीन्स देकर के स्पॉइलर नहीं दूंगा। स्मिता पाटिल का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आई थिंक सेकंड टाइम वो काम कर रही थी नमक हलाल, पहले आई थी या बाद आई थी, मैं अभी थोड़ा सा भूल गया हूँ। लेकिन आपको देखना चाहिए शक्ति, क्योंकि बड़े कम ऐसे फिल्म हैं जो बाप और बेटे के जो रिलेशन में जो टसल जो होता है, वो उस फिल्म को बहुत अच्छे से, आजकल ये जो एनिमल फिल्म दिखाया जाता है, पापा 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 किए रहते हैं, तो उस वक्त जब ये एनिमल आई थी तो उस वक्त बहुत लोगों ने कहा था कि अगर आपको बाप और बेटे का असली टसल देखना है तो आप शक्ति देखिए, ये एनिमल तो पता नहीं क्या ही फिल्म थी। तो आपको अगर वाकई में कल्ट फिल्म देखने का शौक है तो आप शक्ति देखिए। इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने वीडियो में कमेंट किया था पहले कि प्लीज शक्ति से जुड़ी कुछ बातें आप बताइए, तो ये जो चीजें मुझे पता थी और मैंने जो पढ़ी है वो लेकर के मैंने ये वीडियो बना दिया। तो देखिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा मुझे, और शक्ति अगर आपने देखी है, शक्ति से इंटरेस्टिंग बात अगर आपको कुछ करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो जरूर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है लोगों से, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए। कुछ लोग बहुत ज्यादा हाइपर अग्रेसिव भी हो जाते हैं कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, आपने जिस किताब को कोट किया है वो किताब झूठी है। देखिए, अब झूठी है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता है, और बहुत लोग हैं जो फैन बॉयज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही गाली गलौज करने लगते हैं, तो ये सब मत किया कीजिए। मैं नहीं रिस्पॉन्ड करता हूँ उन सब चीज़ों पे, और उसको बस इग्नोर ही कर देता हूँ। तो आपको देखना है, देखिए, नहीं पसंद है तो आप चैनल छोड़ के चले जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये गाली गलौज और वो सब मेरे साथ मत किया कीजिए, मैं उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। तो ठीक है, ये शक्ति देखिए आप लोग, और उससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें अगर आप लोगों को कुछ याद है जो कि अगर मैं मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर आएंगे एक नए स्टोरी के साथ।